हेलो स्टूडेंट्स, केडीएच ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। मैं केडीएच सर आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और मैं आपसे बोलना चाहता हूं कि देखिए, जनवरी का महीना चालू हो गया है, फरवरी में आपके फाइनल एग्ज़ाम है। अच्छी प्रिपरेशन कीजिए, खूब बढ़िया अच्छे नंबर लेके आइए, अच्छे एग्ज़ाम निकालिए। उन 10 बोर्ड का आज जो है मैं कुछ आईपी क्वेश्चन पेपर लेके आया हूँ। और मैं मैं आपको प्रतिदिन एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाऊंगा। तो आज जो है 10th क्लास का मैथ का आदर्श प्रश्न पत्र है, जो अभी आएंगे क्वेश्चन उसमें से आपको मिलेंगे। तो किस तरह से ये पेपर सॉल्व करना है ये मैं आपको दिखाता हूँ, और आप घर पे बैठ के इस पेपर को सॉल्व करिए, है ना। कोई भी डाउट आता है तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर डालें, ताकि मैं आपको उसके जवाब दूँ, ठीक है ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनिए। लिखा हुआ है दो संख्याओं का योग 100 है, पहली संख्या दूसरी से 2 अधिक है। मैं क्या बता रहा हूँ आपको, 10th क्लास से, कक्षा 10 का 10वीं का प्रश्न पेपर पत्र किस तरह से सॉल्व होगा, ये अब आपको कुछ इसके आईपी क्वेश्चन पूरा पेपर सॉल्व करेंगे। और मैं आईपी क्वेश्चन भी बताऊंगा जिनकी आप अच्छी प्रिपरेशन करिएगा। दो संख्याओं का योग 100 है, पहली संख्या दूसरी से 2 अधिक है, मतलब हमें दो संख्याएं बताने हैं जिसमें कितने का अंतर होना चाहिए, 2 का। तो देखिए जरा, 51 और 49 में कितने का डिफरेंस है, 49, 50, 51, 2 नंबर का अंतर आ रहा है। यहाँ पर देखिए 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, यहाँ 2 अंकों का अंतर नहीं है। 10, 90 में भी 2 का अंतर नहीं है। 48 और 52 में भी 2 का अंतर नहीं। तो आपका आंसर कौन सा होगा, बिना सॉल्व किए अपन ने इसको जवाब दे दिया कि फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट जो है इसका आंसर है, ठीक है ना। फिर दूसरे नंबर पे लिखा हुआ है एक अद्वितीय है, बताइए क्या बताना है, अद्वितीय। अब ये अद्वितीय है किस तरह से बताएंगे हम, तो भाई तीन कंडीशन होती है, आप याद रखिएगा। A1/A2 इज नॉट इक्वल B1/B2, ठीक है। ये कौन सी कंडीशन होती है, एक दुई तीन हल, है ना। एक अद्वितीय हल, अद्वितीय की कंडीशन है ये फर्स्ट। सेकेंड नंबर पर A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल C1/C2। ये जो कंडीशन है ये किसकी, कोई भी हल ना हो, ठीक है। जब कोई भी हल नहीं होगा तो हम क्या लिख देंगे, ना हो, ठीक है। तीसरी कंडीशन होती है A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। ये किसकी कंडीशन है, अनेक हल की है। आएगा अंधा अनेक हल, अनेक हल। तो आप ध्यान रखिए, इन तीनों कंडीशनों में से एक कंडीशन ऑब्जेक्टिव में पूछी जाती है और अधिकतर पूछी ही गई है, तो इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान रखिए ये तीन कंडीशन, ठीक है ना। और भी मैं कुछ बता देता हूँ आपको कि ये जो अद्वितीय हल है इसमें जो रेखाएं प्राप्त होंगी वो प्रतिच्छेदी रेखाएं प्राप्त होंगी, समीकरण संगत होंगे, ठीक है ना। कौन सी रेखाएं प्राप्त होंगी, प्रतिच्छेदी। इनमें जो रेखाएं प्राप्त होंगी सेकंड नंबर पे, कोई भी हल ना हो, इसमें जो रेखाएं प्राप्त होती हैं ये समांतर रेखाएं प्राप्त होती हैं, असंगत समीकरण होता है। अनेक हल में संपाती रेखा प्राप्त होती है, कौन सी, संपाती, प्रतिच्छेदी रेखा, समांतर रेखा, संपाती रेखा, ओके ना। चलिए अब तो यहाँ पर आपको क्या समझ में आया कि भाई कौन सा हल होना चाहिए, तो हमें अद्वितीय हल बताना है। तो देखिए ये अद्वितीय हल की कंडीशन है, ठीक है ना। ये जो कंडीशन है इसकी अद्वितीय है, ये अनेक हल की कंडीशन है, ये कोई भी हल ना हो, ये कुछ नहीं, ठीक है, ये अद्वितीय है। चलिए थर्ड नंबर पे चलते हैं। वह बीजीय व्यंजक जिसके प्रत्येक पद में दिए गए चर का घात घन पूर्णांक है, घन, घन में घात कितनी आती है, 3 आती है, ठीक है ना। तो वो क्या हुआ, एक बीजीय व्यंजक जिसके प्रत्येक पद में, पद कितने,
पद कितने ही हो सकते हैं? बीजीय व्यंजक के प्रत्येक पद में चर का घात घन पूर्णांक है, तो उसे क्या कहेंगे आप? बहुपद कहेंगे। बहुत सारे पद हैं बहुपद, एक पद, द्विपद, तीन पद तो है नहीं, कई बीजीय व्यंजक है, प्रत्येक पद पर घात घन है, बहुत सारे पद हो सकते हैं ना बहुपद। अब आ जाइए, ये एक व्यंजक है, इसका योज्य प्रतिलोम। तो योज्य प्रतिलोम, प्रतिलोम मतलब उल्टा होता है, योज्य होता है प्लस और उसका जो विपरीत करेंगे तो बनेगा माइनस, ठीक है ना। तो इसमें माइनस का मल्टीप्लाई कीजिए, ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, मतलब आंसर क्या कहलाएगा आपका? सी, ठीक है। चलिए और अपन आगे चलते हैं। ये इस टाइप के क्वेश्चन पहले सिलेबस में हुआ करते थे, अब हटा दिए गए हैं। ठीक है, पहले सिलेबस में हुआ होते थे, अब हटा दिए। लेकिन कभी आ जाए तो आप परेशान मत होइएगा। 2:3 इसे अनुपात बोलते हैं, इसे समानुपात बोलते हैं, है ना। 2/3 समानुपात का मतलब होता है इजिकल टू x/6, ठीक है। अब इसका क्रॉस इंटू कीजिए, 2/3 इंटू 6 इजिकल टू x, 3 1 3, 3 2 6, x की वैल्यू आ गई 2 2 4, ठीक है ना, ये किसकी वैल्यू? x। इसी तरह से कोई भी आ सकता है, तो आप ध्यान रखिए समानुपात का निशान, ये आपका आंसर है, ठीक है ना। फिर लिखा हुआ है समीकरण के मूल वास्तविक और बराबर होंगे, इसकी भी 3 कंडीशन होती है, वो भी याद रखिए। अब इसकी 3 कंडीशन कौन कौन सी होती है कि भाई ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, इसे क्या बोलते हैं? वर्ग समीकरण भी बोलते हैं, द्विघात समीकरण भी बोलते हैं, ठीक है ना। वर्ग समीकरण भी यही है, द्विघात समीकरण भी यही है। तो इसमें मूलों की प्रकृति पूछी जाती है, मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति के बारे में पूछा जाता है, ठीक है ना। तो मूल कितने प्रकार के हो सकते हैं देखिए जरा। अब पहले तो वर्ग जो सूत्र होता है, हम इधर सूत्र लिखते हैं पहले कि वर्ग समीकरण को हल करने का सूत्र होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है ना। तो इसमें जो b² माइनस 4ac है ना, रूट के अंदर है, और रूट को हिंदी में बोलते हैं मूल, रूट को हिंदी में बोलते हैं मूल, ठीक है ना। तो फर्स्ट नंबर पर लिखा है b² माइनस 4ac, है ना। जब अपन इसको हल करते हैं, अच्छा इसको क्या डिस्क्रिमिनेंट भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? विविक्तीकरण। कैसे दर्शाते हैं? हम इसे b से दर्शाते हैं, b² माइनस 4ac, ये सूत्र होता है, इसे विविक्तीकरण बोलते हैं, ठीक है ना। अपन थोड़ा सा इसको फिर से देखिए, तो जो d है मतलब विविक्तीकरण है, इसके 3 प्रकार, कोई भी सवाल जब अपन हल करते हैं तो आंसर कितने प्रकार के आते हैं? 3 प्रकार के आंसर आते हैं। या तो d का मान 0 से बड़ा होगा, है ना, या फिर d का मान 0 होगा, या फिर से देखिए d का मान 0 होगा, या फिर d का मान 0 से छोटा होगा, है ना। ऐसे 3 प्रकार की कंडीशन मिलती है, या तो d का मान 0 से बड़ा होगा, या d का मान 0 होगा, या d का मान 0 से छोटा होगा। तो जब बड़ा होता है तो अपन लिखते हैं मूल वास्तविक, वास्तविक होंगे, ठीक है, मूल वास्तविक होंगे। ठीक है, यहाँ मूल बराबर, जब भी बराबर आ जाए तो यही लाइन है, यही आंसर होगा अपना। अब आप इसका आंसर समझ गए होंगे कि कौन सा आंसर होना चाहिए, ठीक है। और मूल वास्तविक नहीं होंगे,
ठीक है, ये कंडीशन याद रखिए। इन तीनों कंडीशनों में से एक कंडीशन आती है एग्जाम में, है ना। तो देखिए मूल वास्तविक बराबर बोला ना, तो बराबर की कंडीशन की वजह है, ठीक है। चलिए और अपन आगे चलते हैं। अब सेकेंड नंबर पे क्या लिखा है, सेकेंड नंबर पे लिखा है 1/sec² प्लस 1/cos², ठीक है। इसको रफ करते हुए लिखा, तो क्या लिखा है 1/sec² थीटा प्लस 1/cos², है ना, cos² थीटा। और इसका मान बता रहे हैं हम। देखिए 1/sec² प्लस 1/cos² का मान क्या होगा, ठीक है, देखते हैं। 1/cos² तो sec किसका इन्वर्स होता है, देखिए साइन का इन्वर्स होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू होता है 1/cosec थीटा, ये एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। तो सेक थीटा, है ना। यदि हम cosec थीटा को लिखेंगे तो 1/sin थीटा, ठीक है। साइन का cosec, cosec का साइन, ऐसे ही 1/sec है तो sec का इन्वर्स क्या हो जाएगा cos² थीटा प्लस, अब ये 1/, क्या लिखा है cos² लिखा है, 1/cos² का क्या होगा cos², इस पर इन्वर्स होगा साइन का sec होगा इसका, है ना। आई थिंक ये है ना प्रिंटिंग मिस्टेक होना चाहिए, समझ, यहाँ पर इसका आना था cosec² और उसको sec² दिए, sec² हो गया, ये cos² नहीं होना था, वो प्रिंटिंग मिस्टेक लग रही है इसमें, है ना। लेकिन आप लोग ये फॉर्मूले याद रखिएगा क्योंकि इससे एक शब्द जरूर बनता है। 1/sin का cosec होता है, cosec का sin होता है, ऐसे sec का sec थीटा का 1/cos होता है, cos थीटा को क्या लिखते हैं 1/sec थीटा, ठीक है। और ऐसे टेन पढ़ देख लीजिए, टेन थीटा इज इक्वल टू होता है 1/cot थीटा और cot थीटा इज इक्वल टू होता है 1/tan थीटा, ठीक है ना। चलिए और आगे चलते हैं। वृत्त की एक ही खंड मतलब अब्धा के दो कोण बराबर होते हैं, दो कोण होते हैं, एक वृत्त की एक ही खंड, अब ये वृत्त है, ये एक अपन ने खंड बना दिया, इसी से अपन ने सॉरी इस टाइप से, ये वृत्त में है और इसी वृत्त के अंदर एक ये लाइन लेगी, एक ये लाइन लेगी, तो यहीं से ये लेगी, है ना। तो एक ही अब्धा से जो कोण बने हैं ये क्या होते हैं बराबर होते हैं, ठीक है ना। ये व्यास, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं व्यास कहते हैं, ठीक है। ये वृत्त बनाया तो जो सबसे बड़ी लाइन होगी वो व्यास होगी, बीच में से जाती है केंद्र से, ठीक है ना। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, जो वृत्त है, वृत्त के बाहर एक बिंदु है तो कितनी स्पर्श रेखाएं खींची थी अपन, देखिए ये वृत्त बनाया कितनी स्पर्श रेखाएं खींची, ये बाहर से अपन एक रेखा एक खींची और ऐसी एक रेखा अपनी ये खींची, ठीक है।
टच हो रही है उसको क्या बोलते हैं, स्पर्श बिंदु बोलते हैं, है ना, जहाँ टच होती है। स्पर्श एक ही चीज दो, ठीक है। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, याद रखिएगा। एक घन के विकर्ण की लंबाई इतनी है तो घन की कोण कितनी होगी, तो भाई घन के विकर्ण का लंबाई का सूत्र क्या होता है, a√3। सूत्र अच्छे से याद रखिए, आपको सूत्र याद रहेंगे, आपको फटाफट हर चीज याद कर पाएंगे। एक अमन दुकान का 10 या 10 लिख दूंगी। यदि दो त्रिभुजों की संगत में अनुपातिक है तो क्या कहलाते हैं भाई, अनुपातिक है तो समरूप, है ना। समरूप त्रिभुज की कितनी कंडीशन होती है, दो, इनको भी याद रखिए। समरूप त्रिभुजों में संगत भुजा अनुपातिक होती है, संगत कोण बराबर होते हैं। फिर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, और एक साइन का वैल्यू बाहर निकाल देंगे, साइन स्क्वायर, है ना, साइन थीटा यहाँ पर जाएगा इसमें। यदि मीनार की किसी समय ऊंचाई और छाया की लंबाई समान है तो कोण कितने डिग्री का होगा, 45 डिग्री का कोण बराबर होते हैं, 45 डिग्री का जो मान होता है वो बराबर होता है ना। फिर और अपन देखते हैं सही जोड़ी, देखिए अब सही जोड़ी में क्या लिखा हुआ है, जैसे 1030 की वैल्यू क्या होती है 1/√3। ये सारे वैल्यूज याद रखिए, आपने टेबल होगी ना, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, ये टेबल जो बनती है कितने कितने डिग्री के मान होते हैं, 30, 45, 60, 0 से स्टार्ट होती है। 0, 30, 60, सॉरी 45, 0, 30, 45, 60 और 90। साइन 0 की वैल्यू 0, 1/2, 1/√3/2, 1। इसी को पलट के लिख देंगे तो 1 पहले जाएगा, फिर √3/2। तो अपन याद कैसे करते हैं, साइन 0 की वैल्यू 0, 30 पे 1/2, 45 पे 1/2, 60 पे √3/2, 90 पे 1। तो फिर cos 0 की वैल्यू 1 होती है, 30 की वैल्यू √3/2, 45 की वैल्यू 1/√2, cos 60 की वैल्यू √1/2, cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2 और ये 0। ऐसे 10 पर जाओ, 10 1 का 0 में देखो 10 का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका साइन थीटा cos थीटा, ठीक है ना। तो 1 का 0 डिवाइड करेंगे 0, इसका डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 1/3 बचेगा, ये पूरा क्यों होगा 2 से 2 के 3 बचा, और ये हो गया नॉट डिफाइंड, क्लियर। तो इस तरह से ये टेबल याद रखिए, इससे सब जरूर आता है सही जोड़ी में, कुछ सही जोड़ी हो चाहे सही विकल्प में आना ही है 100%, इसलिए आप इसकी बढ़िया प्रैक्टिस कर लीजिए, इसे लर्न करिए। चलिए और आगे चलते हैं, तो साइन 30 की वैल्यू आपको समझ में आ गई 1/√3, साइन स्क्वायर 63 cos स्क्वायर 63। तो अब आपको क्या पता होना चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए, है ना। ट्रिग्नोमेट्री से ट्रिग्नोमेट्री सारे फॉर्मूले आप बढ़िया अच्छे से लर्न करिए, इनसे ऑब्जेक्टिव बनते ही हैं 100%, है ना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, थीटा की जगह यहाँ पर उन्होंने 63 लिख दिया, आंसर क्या है बन जाएगा, ठीक है ना। फिर त्रिभुज समरूप होते हैं, समबाहु, ठीक है ना। फिर गोलीय कोष का आयतन का सूत्र, तो ये गोलीय कोष का आयतन का सूत्र ये लिखा हुआ है 4π/3, है ना, और r1³ - r2³। अर्धवृत्त का कोण क्या होता है 90 डिग्री, ठीक है। फिर सत्य प्रायिकता का मान 0 और 1 के बीच होता है, बिल्कुल सही बात है, सत्य है। लघुत्तर विधि से समांतर माध्य निकालने का सूत्र ये ठीक है। मूल्यह्रास, घसारा या मूल्यह्रास वस्तु की समय के साथ मूल्य में कमी को दर्शाता है, बिल्कुल सही है ना। और ये पहले हुआ करता था सिलेबस में, अब नहीं है वर्तमान में। आयकर वाला सिलेबस से ये चैप्टर भी हटा दिया है। आयकर में क्या अप्रत्यक्ष कर नहीं है, आयकर एक प्रत्यक्ष कर होता है ना। फिर व्यवसायिक केंद्र पर शासन को देय होता है, व्यवसाय का शासन को देय होता है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना। चलिए, तो इस तरह से मैंने आपको ऑब्जेक्टिव क्लियर करा दी है। अब जो क्वेश्चन आंसर है, क्वेश्चन आंसर जो अपन बनाएंगे तो वीडियो क्या होगा काफ़ी लंबी हो जाएगी। पहले मैं सिलेक्टेड क्वेश्चन निकाल लेता हूँ, फिर आपको जो है अपन मैं उसको एक्सप्लेन करके समझाऊंगा आपको। मैं चाहता हूँ कि आप लोग अधिक से अधिक संख्या में जुड़े, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को आप सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। अब कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, थैंक यू।